Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. They helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो, मेरा नाम उज्जवल प्रियांक है। CSE 2025 में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। यह मेरा तीसरा प्रयास था। इसके यदि मैं अपनी UPSC जर्नी की बात करूं, तो मैंने अपनी जर्नी 2022 सितंबर में स्टार्ट की थी। मेंस में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली कंटेंट, दूसरी स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड स्पीड। तो मेरा इस बार ये था कि क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर कंप्लीट किया था, तो मैं अपने स्पीड पे फिर से यदि काम करूंगा तो वो हो जाएगा। दैट वाज नॉट एन इशू। और अगेन 3 साल चूंकि मैंने पढ़ा है, मैं न्यूज़पेपर को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा था। मैंने अपने बेसिक्स बार बार रिवाइज किए हैं। नोट्स थे मेरे पास हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, तो यदि मैं इनको, ज्योग्राफी के, तो यदि मैं इनको रीड करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं। तो इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा अपने स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन पे। तो इस बार स्ट्रक्चर पे जैसे मैंने वर्क किया, छोटे छोटे अपने माइक्रो डायग्राम्स दिमाग में रखे कि किस तरीके से किस डायग्राम को किस क्वेश्चंस में यूज़ कर सकता हूँ। थोड़े बहुत सिलेबस को वापस से रीड किया कि वो कौन सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। उनके ऊपर कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी मेरे दिमाग में बने हुए थे। और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो सभी को पता है। पहला ही हिस्ट्री, सेकंड है ज्योग्राफी और थर्ड है सोसाइटी। तो हिस्ट्री को जब मैंने कवर अप किया तो मेरा हिस्ट्री हमेशा से एक होलिस्टिक अप्रोच रहा था। जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था वही मैं वापस से मेंस में रिवाइज करता था। बिकॉज हिस्ट्री इज समथिंग विच इज स्टैटिक, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में मुझे दिखने को मिलती थी। जैसे कि लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो वैसे वैसे कुछ कीवर्ड्स को मैं लिख लेता था। मतलब मैं पूरा उसके बारे में नहीं लिखता था, बट जो कीवर्ड्स है कि हाँ, लोथल में एक एशियन डॉकयार्ड था और वहाँ पे अभी ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इस तरीके से फिर हमारा जो सांची स्तूप थी वो भी पिछले साल न्यूज़ में रही थी, तो मैंने सांची स्तूप के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लिया था। तो इस तरीके से मैं करंट अफेयर्स में जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको अपने नोट्स में इम्बाइब कर लेता था। ज्योग्राफी के लिए अगेन मेरे पास नोट्स बने हुए थे, तो ज्योग्राफी जो NCERT मैंने फॉलो की थी उनको किया। अगेन फॉर मेंस, ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल ह्यूमन ज्योग्राफी से अराउंड 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो उसके लिए भी मैंने अपनी क्लास 12th की NCERT को थोड़ा रीड किया। उनमें जो बेसिक चीज़ें दे रखी थी कि कौन से माइनिंग एरियाज़ कहाँ पर हैं, कौन से ओर्स कहाँ पर मिल जाते हैं, किस रीजन में किस टाइप की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया और इस तरीके से मैंने ज्योग्राफी को किया। और जो सोसाइटी थी, आई वुड से कि सोसाइटी, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो सोसाइटी के लिए मुझे अलग से कभी प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। जो टेक्निकलिटीज़ मैं अपने ऑप्शनल्स में पढ़ता था उनको थोड़ा सा GS पर्सपेक्टिव से देख लेता था ताकि मैं उनको लिख सकूं। बट यस, जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनको यूज़ करने में अपने GS आंसर्स में कभी नहीं पीछे हटता था। जैसे कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था मेंस में GS 1 में सुसाइड के ऊपर, तो आई यूज्ड द टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट MLA डरकाइम, उनकी थ्योरी को मैंने मेंशन किया था। उसी प्रकार जब इस बार भी क्वेश्चंस आए थे particularly for globalization कि how has it changing the consumer behavior, तो उसमें अगेन मैं थोड़ा सा सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव को लिख देता था। जैसे एंथनी गिडन्स की जो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी उसको यूज़ करता था। तो आई फेल्ट कि रीडिंग सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल ने मुझे एक एज प्रोवाइड करी इन 2 सब्जेक्ट्स, GS पेपर 1 में सोसाइटी के लिए और GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस के लिए। तो ये थी मेरी GS 1 की स्ट्रैटेजी और उसमें भी मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस किए। जब ज्योग्राफी का बात करते हैं तो स्पेशली ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है मैप्स का। तो इस बार भी जब क्वेश्चंस आए थे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी मैंने एक रफ डायग्राम वर्ल्ड का बना के मेजर प्लेट्स को शो कर दिया था। उसी प्रकार जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स पे क्वेश्चन आया था उस पे भी मैंने एक रफ वर्ल्ड मैप बना करके कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो हाईलाइट कर दी थी। जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, पर्शियन गल्फ, बॉम्बे हाई,
आर्कटिक रीजन्स। तो इस टाइप के मैंने छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बनाई ज्योग्राफी के लिए कि जहाँ तक मैं यूज़ कर सकूँ मैप को मैं करूँ, ताकि मेरा प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो। साथ ही हिस्ट्री में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इस बार हड़प्पा पे क्वेश्चन आया था, तो मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से लिंक करने की कोशिश की। जैसे हड़प्पा के क्वेश्चन को मैंने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया, ताकि इवैल्यूएटर को भी ऐसा लगे कि मैं हड़प्पा का कंटेम्प्रेरी में क्या रोल है उसको समझ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग तरीके से प्रिपेयर किया। फिर हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। तो आई वुड से कि जो जीएस पेपर 2 है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस दे रखी है। यदि हम चारों जीएस पेपर का सिलेबस देखें तो जीएस पेपर 2 में काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 में यदि हम पीवाईक्यूज को रीड करें तो पीवाईक्यूज से हमें पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे कि आर्टिकल 21 इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। हर 1 साल 2 साल बाद उससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन दिखने को मिलता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंट आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके क्वेश्चन आता है, दैट हाउ हैज कलीजियम इवॉल्व्ड, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरीके के क्वेश्चन थे 2023 और 2025 दोनों ईयर। तो मैंने सिलेबस से टॉपिक्स को करा। और मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूँगा कि जो लक्ष्मीकांत सर की बुक है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर जीएस पेपर 2 फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक वे में लिखा गया है। तो उससे हम लोग एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, उससे हम ये सीख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैंने गरिमा लोहिया मैम से ये सीखा था कि हम लोग आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को ओपन करने के समय। जैसे कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया है तो आर्टिकल 368 कैन बी यूज्ड। यदि कोई क्वेश्चन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि कैग से रिलेटेड है तो वी कैन यूज आर्टिकल 148 टू 151। तो इस तरीके से मैंने इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि मैंने जो जैसे पहले भी बताया कि इस बार जो एक काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी मैंने अपने एंड से डालने की कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं करंट अफेयर्स से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूं। तो जहां पर भी मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन को मैं न्यूज़पेपर से लिंक कर पा रहा हूं तो मैं एक ब्रॉड आइडिया दे देता था स्टार्टिंग में ही कि रिसेंटली इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स को फ्रेम करे फॉर जीएस पेपर 2। एंड अगेन जीएस पेपर 2 की जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है। तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेटेड रखता था। जैसे कि जो गवर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, प्रेसिडेंट के पावर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल चिल्ड्रंस की जो बॉडी है, ये सारे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी मैं थोड़ा बहुत कवर अप कर लेता था। मैं जान लेता था कि अच्छा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ताकि मैं उसके बारे में लिख सकूँ, इसके पास पावर्स क्या है। और एट दी एंड जब कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा हो तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत आपस में लिंक करके कि इसके पास क्या पावर्स हैं तो उससे थोड़ा बहुत लिंक करके कि ये इनका क्या इम्पैक्ट होगा, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं वाइल आंसर राइटिंग। जीएस पेपर 2 में जो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज अगेन सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉवर्टी हो गई, मैल न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद हमारा कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इन सारे जो रिपीटेड थीम्स थी उनकी मैंने नोट्स बनाई हुई थी, तो उनके थ्रू मैं अपने आप को अपडेटेड रखता था। और अगेन सोशियोलॉजी हेल्प्ड मी अ लॉट इन दैट, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम लोग ये सारे चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज। तो सोशियोलॉजी हेल्प्ड मी इन राइटिंग गुड आंसर्स ऑफ सोशल जस्टिस, मैं ये कहना चाहूँगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई गवर्नेंस, जो कि ऑलमोस्ट ईच ईयर एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो इसमें जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यदि गवर्नमेंट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ला रही है तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने ई गवर्नेंस मॉडल में ई गवर्नेंस के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुआ, तो इन सारे टॉपिक्स को मैं काफ़ी ज़्यादा एज एग्जाम्पल्स यूज़
करता था टू शोकेश कि इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। तो ये थी मेरी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए मॉडल के लिए स्ट्रैटेजी। एंड जो फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा एंड विच वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू रीड इन जीएस पेपर 2 वॉज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो देयर वॉज अ पर्टिकुलर पेज विथ वर्ल्ड अफेयर्स, तो उसको मैं काफ़ी अच्छे से फॉलो करता था। आई जस्ट लाइक टू रीड अबाउट कि वर्ल्ड में कहाँ पर क्या चल रहा है। और पिछले जैसे 2-3 सालों में हमने देखा भी कि काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल चेंजेस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही, तो इट फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग और मैं उनको रीड करता था। मैंने हर कंट्री मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि मिडिल ईस्ट में किस कंट्री के साथ कैसा है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री को विजिट कर रहे थे, जैसे इफ़ प्राइम मिनिस्टर विजिट्स कुवैत और इफ़ ही विजिट्स ओमान, तो मैं इनके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेता था कि अच्छा वहाँ पर FTA ओमान के साथ FTA साइन हुआ है, या फिर कुवैत में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए क्रूड ऑयल का सऊदी अरब में। तो इस तरीके से आई फेल्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े थोड़े पॉइंट्स, बस कीवर्ड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं न्यूज़पेपर से पॉइंट्स लिखता था तो आई डोंट यूज टू राइट इन पैराग्राफ्स, मैं सिर्फ जो कीवर्ड्स होते थे उनको लिखता था ताकि एट द टाइम ऑफ रिविजन मुझे बस इतना याद आ जाए कि किस कंट्री में क्या हुआ है। एंड जब हम पेपर देखते हैं जीएस पेपर 2 का, तो देयर आर 4 क्वेश्चंस ईच ईयर फ्रॉम IR, 2 10 मार्कर्स एंड 2 15 मार्कर्स, तो 50 मार्क्स के होते हैं। एंड दिस टाइम व्हेन आई सॉ द पेपर ऑल द 4 टॉपिक्स वाज वेरी फैमिलियर फॉर मी, तो मैं काफ़ी अच्छे से अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाया। जैसे मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन था तो आई मेंशन्ड अबाउट वेरियस कंट्रीज़ की हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कहाँ से हम LNG ले रहे हैं, कहाँ से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, 85% का डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल, तो ये सारी पॉइंट्स को मैंने मेंशन करा। फिर उसमें हमारे पास क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू कि वी आर रिट्रीटिंग बैक फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो आई मेंशन्ड अ लॉट अबाउट कि किस तरीके से USA की पॉलिसीज़ है, फिर इस कारण से हमारा अनसर्टेनिटीज आई है। तो आई थॉट कि आई रोट गुड आंसर्स इन जीएस पेपर 2 पर्टिकुलरली इन IR। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस पेपर 3, और जब मैंने टॉपर्स से सुना तो आई हर्ड कि जो गुड टॉपर्स हैं दे इवन आर नॉट एबल टू स्कोर हाई मार्क्स। तो मुझे ये लगा कि इट मीन्स दैट ये सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने जब जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखा तो मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। जैसे कि यहाँ पर हम इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं, साइंस एंड टेक इज़ देयर, इन्वायरमेंट इज़ देयर, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ देयर एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज़ देयर। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब्जेक्ट वाइड है और करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी सब्जेक्ट पे पड़ता है, क्योंकि जब भी कहीं पर कुछ भी करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है तो जीएस पेपर 3 में उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो जैसे मैंने की बताया कि मेरे पास कंटेंट की कमी थी और ये मेरे मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हुई। आई कुड नॉट गेट हाई मार्क्स इन जीएस पेपर 1 एंड 3। मेरे जीएस पेपर 3 में सिर्फ 80 मार्क्स थे। तो मैंने अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया था कि दैट जीएस पेपर 3 इज समथिंग विच इज़ वीक पॉइंट और इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि इस बार कैसे मार्क्स आए हैं, बट आई होप कि पिछली बार से तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर ही हुआ होगा। तो जीएस पेपर 3 के लिए चूंकि मैंने अपने स्टैटिक को अच्छे से कवर अप किया हुआ था और मैं करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा था, तो करंट अफेयर्स को मैंने काफ़ी यूटिलाइज किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ जीएस पेपर 3। जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं करंट अफेयर्स से, तो मैं न्यूज़पेपर से अगेन कुछ कीवर्ड्स मेंशन कर लेता था। जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के लिए कुछ की टर्म्स थे, फ्रेंड शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग की बात हो गई। उसके बाद वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड वाज अ की टर्म, रेसिप्रोकल टैरिफ वाज अ की टर्म। तो मैं इस टाइप के टॉपिक्स को यूज अपने नोट्स में लिख लेता था एंड एट द एंड जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन आया related to how the world is retreating back from multilateralism। उसी प्रकार से इकोनॉमी में जो भी न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का पेज होता था उसमें जो आरबीआई की नई स्कीम्स आए हैं, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी को लेके गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इन वेरियस सेक्टर्स, तो उनको मैं अपने नोट्स में लिख लेता था, उनका नाम लिख लेता था एंड
वो किस फील्ड से रिलेटेड है उनको लिख लेता था। तो बस मैं यही करता था। फॉर एग्जांपल यदि पीएम कुसुम इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, तो बस मेरे नोट्स में इतनी चीज़ गिवन होती थी कि एग्रीकल्चर एंड सोलर से रिलेटेड चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने अपने कुछ क्रिस्प नोट्स बना लिए थे। साथ ही साथ जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ आई वुड से अ प्रेडिक्टेबल थिंग। वाई? बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा PYQ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि सप्लाई चेन पे क्वेश्चन आता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर गुलाटी सर की आती थी एडिटोरियल सेक्शन में ऑलमोस्ट एवरी वीक, कुछ वो एग्रीकल्चर से कोऑपरेटिव से बातें करते थे। तो मैंने अगेन उनसे कुछ कीवर्ड्स फॉलो कर लिए थे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, देन डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो इस तरीके की जो कीवर्ड्स होती है उनको मैंने अक्रॉस द पेपर्स यूज़ किया। और एग्रीकल्चर में जो थोड़े बहुत बेसिक्स होते हैं उनको कवर अप करने की कोशिश की कि किस रीजन में किस टाइप के क्रॉप्स हो रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, MSP का क्या रोल है, उसके बाद WTOs में क्या MSP को लेके इशू है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कवर अप करा, जिससे मेरा एग्रीकल्चर प्रिपेयर हुआ। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आती है साइंस एंड टेक। तो अगेन साइंस एंड टेक में आई वुड से कि GS पेपर 3 में कभी रिपीटिशन नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ करंट ओरिएंटेड। 2023 में चंद्रयान 3 वॉज इन न्यूज, तो क्वेश्चन केम फ्रॉम चंद्रयान 3। दिस ईयर आई ऑल्सो फाइंड कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन वॉज इन न्यूज, तो इट केम। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज है उसमें साइंस के लिए काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ जाते थे, तो मैंने उनको फॉलो किया। मैंने कुछ ऐसे भी टॉपिक्स रीड कर लिए थे, जैसे स्पेस मिशन को लेके क्वेश्चन हो गया, एक्जियम मिशन हो गए, उसके बाद निसार मिशन हो गए। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे इनको मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेता था और इनके कुछ बेसिक बातों को लिख लेता था। थर्ड टॉपिक वाज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट अगेन जो हमारे कॉप्स हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कॉप्स को थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता था। अगेन जो हमारी कॉप होती है उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स आती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है। ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने सारे इनिशिएटिव्स को कभी लिखने की कोशिश भी नहीं की। जो उस कॉप का मेन थीम रहा, उस कॉप से जो हमें मेन बोरोइंग मिली, उन चीज़ों को मैं लिख लेता था। कॉप पे क्वेश्चन आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं उस पर लिख पाया था अबाउट इंडियाज़ पंचामृत गोल, अबाउट इंडियाज़ INDCs। तो ये सारी चीज़ें मुझको, चूँकि मेरे नोट्स तैयार थे तो एग्ज़ाम से पहले मैंने रिवाइज कर लिया था, जिस कारण मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को करंट से अपडेटेड रखेंगे, और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, अभी तो बहुत मतलब अच्छे मैगजीन्स भी होते हैं, तो यू कैन फॉलो इवन दैट। बट आई फाउंड कि यदि मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था तो मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जा रही थी, तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर को फॉलो किया। और न्यूज़पेपर हेल्प्ड अ लॉट इन द करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स ऑफ GS पेपर 3। लास्ट का एक टॉपिक है बहुत पॉपुलर GS पेपर 3 में, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें हर साल 4 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स कैरी करता है। तो मैंने इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स थी जिनको कि अपने आंसर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया था, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गए, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गई। तो ये सारे मतलब काफ़ी पॉपुलर टॉपिक्स थे जो कि हर साल पूछे जा रहे थे, रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड्स, रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने अपने इस अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। आई लैक्ड समवेयर इन इंटरनल सिक्योरिटी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। उस वक्त मेरे सिक्योरिटी के नोट्स अच्छे नहीं बने हुए थे, बट दिस टाइम आई हैड गुड नोट्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से फोकस किया और क्वेश्चंस इस बार काफ़ी प्रेडिक्टेबल आए GS पेपर 3 में, लाइक टेररिज्म पे क्वेश्चन था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन था। तो आई यूज्ड करंट अफेयर्स अलॉट, जैसे पहलगाम इंसिडेंट का यूज़ किया इंट्रोडक्शन के लिए, पुलवामा अटैक को यूज़ किया, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, दीज वर थिंग्स दैट आई इनकॉर्पोरेटेड इन द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन टेररिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के, तो उनके मैंने एक कोट को याद किया हुआ था, तो उस कोट से मैंने अपने आंसर को इंट्रोड्यूस किया। तो दिस वे इट हेल्प्ड मी इन प्रिपरेशन ऑफ माई GS पेपर 3। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट और भी है विच इज़ GS पेपर 4 रिलेटेड टू एथिक्स और इंटीग्रिटी से।
तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है। आई फेल्ट आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट कि इट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे आ गए थे। आई गॉट 128 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई न्यू दैट एथिक्स टू सम एक्सटेंट इज़ माई स्ट्रेंथ। तो इसीलिए मैंने जब ये अटेम्प्ट दे रहा था तो इस बार मैंने उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश की। आई ट्राई टू रिमेन कंसिस्टेंट ताकि इसमें मेरा मार्क्स में डिप ना हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो एथिक्स थी उसके लिए मैंने कभी कोई बुक रीड नहीं की, बिकॉज आई स्टार्टेड टू रीड वन बुक बट देन आई फाउंड कि वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल था। उसमें जो फिलोसोफर्स दे रखे थे उसको याद करने में, नाम याद करने में, एग्जाम्पल्स याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो इसीलिए आई स्विच्ड टू अनदर वे एंड मैंने क्या किया कि जो जीएस पेपर 4 की सिलेबस को अपने प्रिंट आउट निकाल लिया एंड देन आई फाउंड कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स दे रखे थे, उनको अपने नोट्स में इम्बाइब करने की कोशिश की। हर कीवर्ड पे, जैसे कि इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इन सभी को के डेफिनेशंस तैयार किए। फिर इसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारे टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, हर साल आते हैं, तो इनको भी अपने नोट्स में इम्बाइब किया। और काफ़ी आई ट्राई टू रिमेन एज यूनिक एज पॉसिबल इन एथिक्स। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सेट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, हिस्ट्री में जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स रहे हैं जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चोला किंगडम, इनके एथिक्स के बारे में भी अपने आंसर्स में यूज़ किया। अपने आंसर्स में मैंने भगवत गीता को कोट किया, रामायण को कोट किया। तो इस तरीके से आई थॉट कि आई एम ट्राइंग टू रिमेन अ बिट यूनिक फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजी बनाई थी। इस बार मैंने थोड़ी सी उसमें ऐड ऑन करी, मैंने जितनी बातें यूज़ की फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इस बार भी यूज़ की, बट इस बार मैंने थोड़े बहुत कोट्स याद किए हर टॉपिक पे। आई वुड लाइक टू थैंक DKT प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस चांस टू शेयर माई स्ट्रैटेजी विथ ऑल द एस्पिरेंट्स हु want to clear this examination. DKT has a significant role because I used to hear to the topper talks while फ्रॉम DKT चैनल, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, तो DKT चैनल पे उनको सुन के काफ़ी अच्छा लगता था एंड काफ़ी मोटिवेशन भी सुनने को मिलती थी कि अक्रॉस बैकग्राउंड, इसमें कोई बैकग्राउंड का रोल नहीं रहा किन्हीं का, डिफरेंट बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी जिस तरीके से टॉपर्स ने परसिवरेंस, ऑप्टिमिज्म को शो करके क्लियर किया, तो आई यूज दिस प्लेटफॉर्म to learn from the toppers and therefore I would like to thank DKT platform.